दोस्तों एक बार फिर से आप हमारे स्टडी चैनल पवन सर जी के हमें आपका हार्दिक अभिनंदन और साथ ही बच्चों से प्यार और बड़ों के चरणों में नतमस्तक होकर सादर प्रणाम करता हूं। दोस्तों जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में पढ़ा महिला बाल अपराध के बारे में। क्यों पढ़ा महिला बाल अपराध के बारे में? क्योंकि राजस्थान पुलिस में जो है इस बार नया जो है टॉपिक ऐड किया गया सिलेबस में। इस बार राजस्थान पुलिस का जो पेपर है ना, उसमें ये जो टॉपिक है ये ऐड किया गया है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। देखिए, राजस्थान पुलिस का प्रमुख कार्य क्या है? शांति व्यवस्था को बनाए रखना। ध्येय क्या है? अपराधियों में डर और आम जनता में विश्वास। अब हमें ये नहीं पता कि अपराध क्या है, हमें यह नहीं पता कि अपराध क्या है, तो हम अपराध को कहाँ से रोकेंगे? नहीं रोक सकते ना। इसलिए हमने अपराध को पढ़ा, आईपीसी को पढ़ा, एनसीआरबी को पढ़ा, वो सारे के सारे कंसेप्ट हमने क्लियर किए। मान सकते हैं कि महिला बाल अपराध से संबंधित कुछ तथ्य हमने क्लियर किए। ठीक है दोस्तों, दूसरी कड़ी में क्या ले रहे हैं? महिला एवं बाल अपराध से संबंधित दहेज निषेध अधिनियम 1961, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कह सकते हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961। ठीक है दोस्तों, क्या ले रहे हैं? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। दोस्तों दहेज प्रतिषेध या दहेज निषेध अधिनियम 1961 बनने से पहले अपने भारत के अलग अलग राज्यों ने दहेज पर अंकुश लगाने का प्रयास किया था। जैसे सिंध प्रांत ने किया था, सिंध में सिंध लेती देती दहेज निषेध अधिनियम 1939, और बिहार में 1950, और आंध्र प्रदेश में भी शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश में भी ये लागू किया गया था। कब? 1958 को। ठीक है, 1958 को आंध्र प्रदेश में भी लागू किया गया। अब देखिए दोस्तों, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 जो है, ये जो है 20 मई 1961 को क्या हुआ? पारित हुआ। पारित होने का मतलब है ये संसद में ये जो है पास हो चुका था। राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी थी। मतलब इस अधिनियम पर राष्ट्रपति ने मंजूरी प्रदान की। कब? 20 मई 1961 को। ठीक है, फिर 1 जुलाई 1961 को ये क्या हुआ? लागू हुआ। लेकिन ये कहाँ लागू नहीं हुआ? जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहां पर धारा 370 विद्यमान थी। ठीक है, 31 अक्टूबर, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से ये जो अधिनियम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू हो चुका है। कहाँ लागू हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे दहेज निषेध अधिनियम से संबंधित सामान्य धाराएं। देखो, धाराएं दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अधिनियम की धाराएं और एक होती है आईपीसी की धाराएं, इंडियन पेनल कोड की धाराएं होती हैं, भारतीय दंड संहिता की धाराएं होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? धारा नंबर 1। धारा नंबर 1 में क्या है? प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। क्या होती है प्रस्तावना? प्रस्तावना क्या मतलब होता है? देखिए, प्रस्तावना का क्या मतलब होता है कि इसका विस्तार कहाँ तक है, मतलब ये भारत में कहाँ तक लागू है। ठीक है, और क्या बताता है? ये स्थिति प्रदर्शित करती है। स्थिति, इसमें स्थिति और रूल रेगुलेशंस जो हैं वो यहाँ पर क्या है? डेफिनेशन उनकी विस्तार में ये सब कुछ दिया होता है। ठीक है, फिर धारा नंबर 2। धारा नंबर 2 में क्या प्रावधान है? दहेज निषेध अधिनियम 1961 की, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा नंबर 2 में क्या है? परिभाषा। क्या है? परिभाषा। क्या है परिभाषा?
ठीक है। परिभाषा में क्या है कि किसी व्यक्ति द्वारा शादी समारोह में लिया जाने या दिया जाने वाला धन संपत्ति दहेज है। ठीक है, क्या है? दहेज है। चाहे वह प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है, वह क्या है? दहेज है। ठीक है, वो दहेज है। तो सर क्या अपनी बहन बेटियों को कुछ दहेज में कुछ देंगे? नहीं। देखिए दोस्तों, इसमें दो चीज़ें शामिल नहीं की गई। एक तो उपहार जो है वो दहेज नहीं है, और एक है स्त्री धन। स्त्री धन जो है वो दहेज में शामिल नहीं है। ये दोनों के दोनों दहेज में शामिल नहीं किए गए। कैसे? देखो, एक बात तो दहेज का एक रूल होता है, रेगुलेशन होता है। जैसे दहेज प्लस मांग बराबर दहेज। समझ में आई की तरह चीज? देखो, दहेज वह है जिसकी मांग हो गई, वह दहेज है। देखो, यदि आपने मांग की है, यदि आपने डिमांड कर दी कि भाई मेरे को शादी में ये चाहिए या फिर मैं दहेज में ये दे रहा हूँ, तो वो क्या है? दहेज कहलाएगा। वो दहेज कहलाएगा। मतलब मांगना दहेज है। मांगना दहेज है, ओनली फॉर मांगना दहेज है। याद रखो, ओनली फॉर मांगना दहेज है। अब भाई गिफ्ट में तो है ना, आप अपना पूरा घर परिवार लुटा सकते हो। समझ रहे हो ना? गिफ्ट में तो कुछ भी दे सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन यदि मांग कर लिया है ना, तो वो दहेज है। यदि मांग कर लिया तो वो दहेज माना जाएगा। इसलिए क्या कह रहा है कि उपहार में, अब उपहार में क्या दे सकता है? गाड़ी, बंगला, मकान, कुछ भी दे सकता है उपहार में, कुछ भी दे सकता है। लेकिन वो मांगे बिना अगर दे रहा है ना, तो वो दहेज नहीं है। अगर मांगे बिना दे रहा है, भाई बिना मांग के दे रहा है, तो वो दहेज नहीं है, वरना वो दहेज कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया? देखो कैसे दहेज क्या है? दहेज देखो, दहेज शब्द जो है ये अरबी भाषा के जेहज शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? जेहज। जेहज। जेहज का क्या मतलब होता है? सौगात। सौगात में कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यदि मांग हो रही है ना, यदि मांग हो गई, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो क्या कहलाएगा? दहेज कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, धारा नंबर 3। दोस्तों धारा नंबर 3 क्या कह रही है? क्या कह रही है कि दहेज लेना व देना अपराध है। दहेज लेना और देना क्या है? अपराध है। मतलब आपने दहेज लिया मांग कर, ठीक है, और दहेज दे दिया मांगने पर, ठीक है, तो क्या है? अपराध है। क्या है वो? अपराध है। और अगर अपराध है तो सज़ा मिलेगी ना। सज़ा क्या है? मिनिमम 5 वर्ष प्लस 15,000 का क्या है? जुर्माना भरना पड़ सकता है, प्लस वस्तु का वह मूल्य जो दहेज में आई है, वस्तु का वह मूल्य जो अधिक हो, आपसे वसूला जाएगा। ठीक है, धारा नंबर 4। धारा नंबर 4 क्या कह रही है कि दहेज की मांग करना अपराध है। क्या कह रहा है
कि दहेज की मांग करना अपराध है। मांग कर अगर लिया है, बिना मांगे अगर दे रहा तो उपहार है वो, ठीक है। और यदि मांग कर लिया है तो क्या है, यदि मांग कर लिया है तो क्या है, अपराध है ना। और अपराधी को आपको पता सजा मिलती है ना, सजा मिलती है। सजा क्या है, मिनिमम 6 माह है, अधिकतम 20 वर्ष प्लस 10,000 का जुर्माना हो सकता है। ठीक है दोस्तों, क्या है सजा, क्या है 6 माह कम से कम, अधिकतम 20 वर्ष और 10,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब धारा नंबर 4A में क्या प्रावधान है दोस्तों, समय ना लगे इसलिए जो बोर्ड वगैरह जो क्लीनिंग जो करते हैं वो एडिटिंग के द्वारा काट दिया जाता है, ठीक है, समय की बचाने के लिए। ठीक है दोस्तों, धारा नंबर 4A में क्या प्रावधान है कि दहेज से संबंधित विज्ञापन पर रोक है। क्या कह रहा है कि दहेज से संबंधित विज्ञापन पर रोक है, मतलब आप जो हैं सोशल मीडिया के द्वारा या फिर अखबार के द्वारा या फिर अन्य किसी तरीके से आप जो है विज्ञापन नहीं दे सकते, आप प्रचार नहीं कर सकते। यदि आपने ऐसा किया तो क्या किया आपने, अपराध किया। सजा मिलेगी ना अपराधी को, सजा क्या है इसमें, कम से कम 6 माह, कम से कम 6 माह, अधिकतम 5 वर्ष प्लस 15,000 का आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। समझ में आ रही है ना। सजा क्या है, 6 माह मिनिमम, अधिकतम 5 वर्ष और 15,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। धारा नंबर 5 में क्या है, आप जो है ना करार नहीं कर सकते। देखो क्या है, दहेज लेने व देने का करार नहीं कर सकते, ठीक है। क्या कह रहा है कि दहेज लेने व देने का करार नहीं कर सकते आप, ठीक है ना, एग्रीमेंट वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। धारा नंबर 6 में क्या प्रावधान है कि दहेज पर अधिकार पत्नी का होगा और यदि पत्नी नहीं है तो किसका होगा, उत्तराधिकारी या संतान का, ठीक है। और यदि उत्तराधिकारी भी नहीं है, मतलब संतान भी नहीं है, तो किसका होगा, अभिभावक यानी संरक्षणकर्ता जो होता है ना, उसका होगा। धारा नंबर 8 में क्या प्रावधान है कि दहेज लेना देना, डिमांड करना, विज्ञापन देना, देने से वापस मना कर देना, ये सब के सब क्या है, संज्ञेय अपराध हैं। क्या है, संज्ञेय अपराध हैं, गैर जमानती हैं और निपटारा या सुलह नहीं हो सकती। समझ में आ रही है ना। क्या कह रहा है कि संज्ञेय अपराध है, दहेज लेना देना, डिमांड करना, ये सारा का सारा संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती है, निपटारा और सुलह नहीं हो सकता। और एक चीज़ और है, आईपीसी की धारा सीआरपीसी की धारा 154 के तहत क्या है, 154 के तहत क्या है, बिना वारंट के गिरफ्तार किए जा सकते हो, ठीक है ना।
बिना वारंट की गिरफ्तारी सीआरपीसी की धारा 154 के तहत। धारा नंबर 8A। धारा नंबर 8A में क्या प्रावधान है कि महिला को 1 वर्ष के अंदर रिपोर्ट पेश करनी होगी या मान लो परिवाद पेश करना होगा। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि महिला को 1 वर्ष के अंदर दहेज से संबंधित मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरे साथ मारपीट हो रही है, मानसिक मेरा शोषण हो रहा है, मेरा जो है दैहिक शोषण हो रहा है, ये सारी जो रिपोर्ट है ना, महिला को 1 वर्ष के अंदर पेश करनी होगी। ये नहीं हो सकता कि आप 2 वर्ष बाद कह रहे हैं कि मेरे से आज से 2 वर्ष पहले दहेज से संबंधित मारपीट हुई थी, ऐसा आप नहीं कर सकते। धारा नंबर 8B। धारा नंबर 8B में क्या प्रावधान है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। ठीक है। धारा नंबर 9। धारा नंबर 9 में क्या प्रावधान है? दहेज से संबंधित कानून या जिनको नियम कह सकते हैं या जिनको अधिनियम कहते हैं, अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक है। धारा नंबर 10। धारा नंबर 10 में क्या प्रावधान है कि कुछ नियम राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। धारा नंबर 4 क्या कह रही है? धारा नंबर 4 क्या कह रही है कि दहेज से संबंधित विज्ञापन पर रोक है, कि आप दहेज से संबंधित विज्ञापन नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो मान लीजिए आपने क्या किया, अपराध किया। ठीक है, फिर क्या है, इसकी सज़ा क्या है? मिनिमम 6 माह और अधिकतम 5 वर्ष की आपको सज़ा दी जा सकती है और 15,000 रुपये का आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। धारा नंबर 5। धारा नंबर 5 में क्या है कि दहेज लेने व देने का करार नहीं कर सकते कि भाई ठीक है तुम उसे करार कर ले कि मैं जो है 1 साल बाद आपको गाड़ी दूंगा, फॉर्चूनर दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। ठीक है, ये कौन कह रहा है? धारा नंबर 5। धारा नंबर 6 में क्या है कि दहेज पर अधिकार किसका होगा? पत्नी का होगा। ओनली फॉर पत्नी का होगा। काम में ले सकते हैं, पति काम में ले सकता है, लेकिन अधिकार की अगर बात आती है, आधिपत्य की अगर बात आती है तो वो किसका होगा? पत्नी को होगा। मतलब पत्नी बेच सकती है, कुछ भी कर सकती है उस सामान का, कोई उस पर बाउंडेशन नहीं है। ओनली फॉर पत्नी का होगा। अगर पत्नी नहीं है तो संतान का होगा, अगर संतान भी नहीं है तो अभिभावक या जो उसका संरक्षण करता जो होता है उसका होगा। ठीक है जी गुरु जी। धारा नंबर 8। धारा नंबर 8 क्या कहती है कि दहेज लेना देना, डिमांड करना, मतलब दिया हुआ धन वापस देने से मना कर देना, ये सब का सब क्या संगीन अपराध है, गैर जमानती है, निपटारा या सुलह नहीं हो सकता। और धारा सीआरपीसी की धारा 154 के तहत बिना वारंट के आपको उठाया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। धारा नंबर 8A में क्या प्रावधान किए गए कि महिला को 1 वर्ष के अंदर
1 वर्ष के अंदर क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी, परिवाद पेश करना पड़ेगा कि भाई मेरे साथ ये जो है दहेज से संबंधित जो है मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है। ठीक है, इसी संबंध में 1 वर्ष के अंदर रिपोर्ट पेश करनी होगी। अगर उसके बाद ऐसा करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। धारा नंबर 8B में क्या कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी, मतलब दहेज की पर जो अंकुश लगाने का जो राज्य स्तर का जो अधिकारी होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। धारा नंबर 9 क्या कहती है कि दहेज से संबंधित नियम कानून कायदे जो हैं, एक्ट वगैरह जो हैं वो कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा। कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। ठीक है, धारा नंबर 10 में क्या है कि कुछ नियम ऐसे होंगे जो कि राज्य सरकार के द्वारा बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों हमने अब कंप्लीट किया है दहेज निषेध अधिनियम 1961 की सामान्य धाराएं, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धाराएं हमने कंप्लीट की हैं। कितनी धाराएं हैं इसमें, 10 धाराएं हैं। जो कितने धाराएं हैं, 10 धाराएं जो हमें पढ़ ली हैं, टोटल हमने पढ़ ली हैं। अब हम पढ़ेंगे दहेज निषेध अधिनियम से संबंधित आईपीसी की धाराएं। क्या पढ़ेंगे, आईपीसी की धाराएं, इंडियन पेनल कोड की धाराएं। ठीक है, इंडियन पेनल कोड की धाराएं, भारतीय दंड संहिता जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड। धारा 302 में क्या प्रावधान है कि किसी महिला की हत्या दहेज से संबंधित हुई है, कि दहेज से संबंधित प्रताड़ित करने पर यदि महिला की मृत्यु हुई है तो वो अपराध माना जाएगा। ठीक है, दहेज से संबंधित मृत्यु होने पर अपराध है। क्या है, अपराध है। क्या कह रहे हैं कि दहेज से संबंधित मृत्यु होने पर अपराध माना जाएगा, और अपराध अगर हुआ तो क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। सजा क्या है, मिनिमम 7 वर्ष की सजा होगी। ठीक है, और ये जो है ना गैर जमानती है। दहेज से संबंधित जितने भी प्रकरण गैर जमानती हैं, संज्ञेय अपराध है, निपटारा सुलह नहीं हो सकती, बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। ये सब हमने दहेज निषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 8 में पढ़ा ना हमने, ध्यान में रखना उसे। धारा नंबर 304B। 304B में क्या है, किसी महिला की मृत्यु जलने, कटने आदि से होती है, तो अपराध है। शादी के दिनांक से 7 वर्षों तक यदि हुई है कि शादी के दिनांक से 7 वर्षों तक यदि महिला की जलने, कटने आदि से अगर मृत्यु हुई है तो वो क्या माना जाएगा, दहेज से संबंधित हत्या मानी जाएगी। शर्त क्या है शर्त, अभिभावक द्वारा परिवाद पेश करने पर। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और इसमें भी, यदि मान लो कि महिला की, जैसे महिला आज जली है और 2 साल बाद यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी वह दहेज से संबंधित मृत्यु मानी जाएगी। ठीक है, हत्या मानी जाएगी। और हत्या जो करता है उसे क्या मिलती है, सज़ा मिलेगी ना। सज़ा क्या है, मिनिमम 7 वर्ष की सज़ा है, अधिकतम लाइफ टाइम
लाइफ टाइम टू टाइम उसके आजीवन कारावास जिस खाना हाँ बोला हाँ आजीवन कारावास। ठीक है। धारा नंबर 306 यदि धारा नंबर 306 क्या है? यदि किसी महिला के ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित करने पर महिला आत्महत्या कर लेती है, तो अपराध माना जाएगा, तो अपराध है। अपराधी को क्या मिलेगी? सजा क्या है? मिनिमम 7 वर्ष है और प्लस जुर्माना हो सकता है। धारा नंबर 498A। धारा नंबर 498 में क्या प्रावधान किया गया है कि किसी महिला का पति या पति का नातेदार महिला के साथ क्रूरता करता है, मारपीट करता है, दुर्व्यवहार करता है, अगर शारीरिक या मानसिक उसका शोषण करता है तो वो क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। किसी महिला का पति या पति का नातेदार महिला के साथ क्रूरता करता है तो अपराध माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है कि किसी महिला का पति या पति का नातेदार यदि महिला के साथ क्रूरता करता है, मारपीट करता है तो क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। और अपराध को आपको पता है रोकने के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, सजा मिलेगी तो इसमें मिनिमम सजा क्या है? 3 वर्ष की सजा है, प्लस जुर्माना भी है इसमें। ठीक है दोस्तों हमने दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 को लगभग क्लियर किया। ठीक है दोस्तों, एक चीज बता रहा हूं, आप मौलिक अधिकार पढ़ लेना। मौलिक अधिकार क्यों पढ़े? क्योंकि ये संविधान का नियम है। संविधान का क्या है? नियम। और संविधान के नियमों की अवहेलना करना क्या है? अपराध है। ठीक है, अब आपको मौलिक अधिकार जो है ना वो फेंक के तो दिए नहीं, आर्टिकलों के तहत दिए गए हैं, आर्टिकलों के तहत दिए गए ना। ठीक है, अब देखिए कैसे डायरेक्ट महिला बाल अपराध से संबंध है इसका मौलिक अधिकार का, अनुच्छेदों का। कैसे? देह व्यापार रोक अधिनियम 1956। ठीक है, और संविधान के आर्टिकल 23 में क्या प्रावधान किया गया है कि मानव दुर्व्यापार व बलात् श्रम प्रतिषेध है। लिंक है या नहीं है आप स्वयं डिसाइड कर लें। देखो संविधान में क्या दिए गए? मौलिक अधिकार, व्यक्ति को मौलिक अधिकार जो अनुच्छेदों को तय दिए गए। ठीक है, अनुच्छेद 23 में क्या प्रावधान किए गए? एग्जाम्पल के तौर पे लिया है कि मानव दुर्व्यापार व बलात् श्रम का प्रतिषेध है, मतलब मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता। ठीक है ना,
तो ये दही व्यापार रोक अधिनियम 1956 से संबंधित है या नहीं है?